सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को। वर्शिप एक्ट पर अदालत में बहस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र नितेश मिश्र की संदिग्ध हालत में मौत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिनों तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज। और बनारस घराने के संगीत परंपरा को सहेजने हेतु स्पीक मेकिंग और सीड भी आयोजित करेगा 24 कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई तय की गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज अजय कृष्ण ने अगली तिथि 18 जुलाई को तय की है। आज की कार्रवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि आज भी वर्शिप एक्ट पर अदालत में बहस हुई। हमने अदालत को बताया है कि यह मामला वर्शिप एक्ट के अधीन नहीं आता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जो वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है उसके बारे में भी किसी सबूत के साथ साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या अन्य कोई कागजात पेश नहीं किए गए, जिससे साबित होता है कि यह काशी विश्वनाथ परिसर में मंदिर की संपत्ति है। उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करके उसको मस्जिद घोषित नहीं किया जा सकता। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने भी वादी पक्ष की तरफ से बहस करते हुए अदालत को तथ्यात्मक बिंदुओं से अवगत कराया। बताइए कि इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सेक्शन 5 और काशी विश्वनाथ एक्ट से वेस्ट कर दिया गया जेटी में, और ये पूरी संपत्ति देवता की निहित हो चुकी है यूपी सरकार के एक्ट से। और इसीलिए ना यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है जो 1991 में आया है, ना यहाँ वफ एक्ट अप्लाई होता है जो 1995 में आया है। और साथ ही साथ जो वफ नंबर 100 बताया गया है उसके लिए ना कोई गजट नोटिफिकेशन है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, कब दर्ज हुई, कहाँ दर्ज हुई, किसने दर्ज की, कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए सारी बातें रखते हुए हमने कोर्ट के सामने कहा कि यहाँ पे ना वफ एक्ट अप्लाई होता है, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है, और इस मामले का पूरा ट्रायल सिविल कोर्ट करे। जो औरंगजेब ने अपनी तलवार से किया है वो कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने। अगली सुनवाई की डेट क्या है? अगली सुनवाई इसकी मंडे को लगी है। जो राखी सिंह है उनके वकील अपनी आज कोर्ट में पूरी तरीके से जो वक्फ एक्ट की दलील दे रहे थे उसको भी क्लियरिफाई कर दिया गया। ये भी बता दिया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ पे लागू नहीं होता है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाहर नहीं है। तीसरा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया, जो बार बार कह रहे थे वक्फ की प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में उनके पास वक्फ प्रॉपर्टी की कोई उनके पास सबूत नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और इसलिए आज मंडे की दोबारा से सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। आज किन किन मुद्दों पे जो जैसे वर्शिप एक्ट के जो आप लोग बताए हैं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर उससे बाहर है, ये क्यों है, क्या इसके पीछे दलील क्या है? क्योंकि 1991 में वो कानून बना है और 1993 तक काशी विश्वनाथ में पूजा हो रही है। और दूसरा वो कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या सिचुएशन थी काशी विश्वनाथ की, वो तो एविडेंस के बाद ही पता चल पाएगा ना। हम कह रहे हैं वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। और एक जो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, एक बार जो मंदिर होता है, एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद उसका गुंबद बदलने से या उसकी छत बदलने से या वहाँ नमाज पढ़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मंदिर हमेशा मंदिर रहता है जब तक कि वहाँ विसर्जन न हो। और जबकि मस्जिद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस्टेब्लिश करें कि उनको किसी ने डोनेट किया, किसी ने ज़मीन दिया। आज तक मुस्लिम पक्ष ये नहीं इस्टेब्लिश कर पाया कि ज़मीन उनको किसने दिया, उसका कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हर चीज़ नहीं है। कि वर्शिप एक्ट की काशी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये भस्म होगा और वो सुलगना आरंभ हो गया है। साथ में ये लगातार बता रहे थे कि प्रॉपर्टी नंबर 100 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जबकि आज तक उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना नोटिफिकेशन है, ना कहीं उस पर कोई प्रमाणिक साक्ष्य विपक्षी प्रस्तुत कर सका। इसलिए वह किसी आधार पे माननीय न्यायालय में उनका दावा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है और विपक्षी के चेहरे पे मायूसी छाई जा रही है। राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा रैंकिंग के ओवरऑल सेक्शन में बीएचयू ने इस बार 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईटी बीएचयू ने 29वीं रैंक हासिल की है। राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा रैंकिंग के ओवरऑल सेक्शन में बीएचयू ने इस बार 11वां स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईटी बीएचयू ने 29वीं रैंक हासिल की है।
वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में बीएचयू ने 6वां स्थान हासिल किया है। इस बाबत शुक्रवार की दोपहर संस्था की ओर से रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही बीएचयू में चर्चा है। देश भर के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों की अलग अलग मानकों पर रिपोर्ट आंकने के बाद साल भर में देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार की रिपोर्ट में भी बीएचयू को काफी बेहतर रैंक हासिल हुआ है। इसमें ओवरऑल विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान, इंजीनियरिंग, प्रबंधक, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ और आर्किटेक्ट श्रेणी को शामिल किया गया है। इसमें जहां ओवरऑल श्रेणी में बीएचयू को 11वां स्थान मिला है, वहीं आईआईटी बीएचयू को 29वां स्थान मिला है, जबकि विश्वविद्यालय की श्रेणी में इसे देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालय में 6वां स्थान हासिल हुआ है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को शुक्रवार को जारी किया है। देखिए, पहली बात तो ये रैंकिंग किसी विश्वविद्यालय के जो है शैक्षणिक वातावरण को पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जो विगत कुछ दिनों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो घटनाक्रम रहे हैं, जो नए खासकर नए कुलपति जी के आने के बाद खासकर विशेषकर एकेडमिक जो गतिविधियों उस पर ध्यान न देके केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल गतिविधियों पे ध्यान दिया गया है, केवल फंड जनरेशन पे ध्यान दिया गया है और बाकी जो है बिल्कुल विश्वविद्यालय को अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है कि मानो हमारा कुलपति है ही नहीं, किससे छात्र जाके मिले, किससे समस्याएं रखें। कोई एकेडमिक गतिविधि का जो है वो संरक्षक जो होता है वो कुलपति होता है। विश्वविद्यालय में कोई भी एकेडमिक कार्यक्रम होंगे, कोई भी एकेडमिक गतिविधि होगी तो वो विश्वविद्यालय के कुलपति से होकर ही जाती है और विश्वविद्यालय के कुलपति एकमात्र एजेंडे में है कि हमको फंड जनरेशन करना है। अगर कोई शिक्षक, कोई छात्र अगर कुछ एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ लेके जाता है, उनके पास कोई प्रस्ताव लेके जाता है तो वो कहते हैं ये सब छोड़िए, पहले फंड जनरेशन पे काम करिए। तो इससे तो भाई रैंकिंग गिरेगी ही ना। और वस्तु स्थिति यही है कि जो है चाहे शोध हो या एकेडमिक कैलेंडर हो, चाहे जो है पठन पाठन का माहौल हो, उसमें ह्रास तो हुआ ही है पिछले विगत 6-7 महीनों में अगर हम देखें तो यही उसमें रैंकिंग में परिलक्षित हुआ है। और हम कुलपति जी से मांग करते हैं कि जो है शीघ्र जो है विश्वविद्यालय में एक खुली बैठक बुलाई जाए, सभी संकाय प्रमुखों, उसमें छात्रों की भी भागीदारी की जाए, किस प्रकार इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी सभी की जो है कि सम्मिलित प्रयास से ही इस रैंकिंग में सुधार संभव है। तो मेरा यह आग्रह है कुलपति जी से कि शीघ्र, ये बहुत गंभीर स्थिति भी है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आगे निकल जा रही है कई पैमानों में, तो ये एक गंभीर चिंता का भी विषय है विश्वविद्यालय के लिए, इसे सोचना चाहिए। बेलूपुरा थाना क्षेत्र स्थित शुक्लपुरा में एक मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के शुक्लपुरा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र नितेश मिश्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नितेश प्रतापगढ़ के कोतवाली पट्टी थाना क्षेत्र के शेखपुरा 8 गांव का मूल निवासी था। वह शुक्लपुरा में जिस किराए के कमरे में रहता था उसी में बीते मंगलवार को उसका शव मिला था। अंतिम संस्कार होने के बाद शुक्रवार को भेलूपुर थाने पर पहुंचे मृतक के चाचा प्रतापगढ़ निवासी रविंद्र मिश्रा ने नितेश की हत्या करने का आरोप उसके साथियों पर लगाया। उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया कि नितेश के साथ रहने वाले छात्रों और एक लाइब्रेरी में कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस बात की जानकारी नितेश ने परिजनों को दी थी। इंस्पेक्टर भेलूपुर रमाकांत दुबे ने बताया कि बगैर जांच पड़ताल कुछ नहीं कहा जा सकता, जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं दी है, अभी थाने पे गए थे लेने। इंस्पेक्टर द्वारा जो है तहरीर हम दे रहे थे और कहा कि पंचनामे की कॉपी पीएम की जो रिपोर्ट हो मुझे उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। मैं इसीलिए जी इंस्पेक्टर कौन मिले थे वहाँ पे? वो एक रमाकांत दुबे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि मेरी तहरीर ले ली जाए। जिनको मैं नामजद करता हूँ पुलिस उनसे पूछताछ करे और मेरा मुकदमा हत्या का दर्ज करे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 5 दिवसीय स्काउट गाइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 5 दिवसीय भारत स्काउट गाइड कार्यक्रम शिक्षा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बोलते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। वह प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुए कौशलों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे। इस अवसर पर कुलपति द्वारा विभाग में लगे प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके प्रशिक्षुओं की सराहना मंच से की गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह,
स्काउट मंडल कमिश्नर अवनीश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा शास्त्र विभाग के डॉक्टर राखी देव, डॉक्टर ध्यानेंद्र मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र यादव, डॉक्टर दिनेश कुमार, रमेश प्रजापति, अभिलाषा जायसवाल, ज्योत्सना राय, वीणा आर्यन तथा डॉक्टर नीरज सोनकर तथा प्रशिक्षक जाकिर हुसैन व उनके अन्य सहयोगी एवं समस्त प्रशिक्षु भी उपस्थित रहे। इसमें स्काउट और गाइड की बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। 5 दिन का ये प्रोग्राम था और इसमें बच्चों को मानवीय पहलू जो है उसको जागृत करना था, जो उनके अंदर मानवता की सेवा की भावना है उसको जागृत करना था। और हमारे जो ट्रेनर रहे खान साहब और उनकी टीम, उन्होंने बहुत ही तन्मयता से इसको निभाया है। इसके साथ ही साथ बच्चों की क्रिएटिविटी का भी आज मूल्यांकन किया गया। बच्चों ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनको भी हमने देखा और उसमें देखा कि बच्चे किस तरह है, आज का जो युवा है वो किस तरह बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहा है, वो सारी चीज़ें उनमें परिलक्षित हुई। और सारा कुछ देखने के बाद निसंदेह मैं भी आश्वस्त हुआ कि बच्चों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और भविष्य में वो समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 15 जुलाई से वाराणसी 45 उपचार केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज लगानी शुरू कर दिया है। जिले के 45 केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन यानी 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर 12 लाख से अधिक लोगों को यह डोज लगाया जाएगा। कबीर चौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में सुबह 10 बजे से ही लोग प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर हरिचरण सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह निःशुल्क है। बताया कि बूस्टर डोज के लगवाने से बॉडी में कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मंडलीय चिकित्सालय समेत जिले के 45 केंद्रों में सुबह 10 से 4 बजे तक प्रिकॉशनरी डोज लगवाई जा रही है। सभी इसका लाभ उठाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 6 महीने बाद प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। बताया कि लोगों में इससे लगाकर अब जागरूकता भी है। लोग सुबह से ही प्रिकॉशनरी डोज लगवाने आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो बूस्टर डोज लगना था वो आज से स्टार्ट हो गया है और 18+ के ऊपर 18 साल से ऊपर सभी लोगों को लग रहा है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन हमने ओपन की है। बनारस में स्पीक मैके व सिडबी ने 24 कार्यशालाओं के माध्यम से तबला, शहनाई व गायन शैली का प्रशिक्षण छात्रों को देने का बीड़ा उठाया है। आज की युवा पीढ़ी घराने तथा घरानों की विशिष्टताओं से अपरिचित है। स्पीक मैक व सिडनी ने ये संयुक्त बीड़ा उठाया है कि बनारस घराने की गायकी, तबला वादन तथा शहनाई को लगभग 24 कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस संदर्भ में राजघाट स्थित बसंता कॉलेज में पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि स्पीक मैक की ओर से लगभग 24 कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 30-30 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कार्यशालाएं वाराणसी के अनेक विद्यालयों जैसे संबिम ग्रुप, स्मिथ, आर्य महिला महाविद्यालय, अग्रसेन कॉलेज, राजघाट बसंत स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दयावती मोदी अकादमी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, डालिम्स स्कूल आदि अनेक शिक्षण संस्थाओं में आयोजित होगी, जिसमें विद्यार्थी बनारस घराने की तबला वादन, गायन शैली तथा शहनाई वादन से सुपरिचित हो सकें। हम उन्हें 5 दिनों में कलाकार तो नहीं बना सकते, किंतु उनके अंदर बनारस घराने से जुड़ने हेतु इच्छा जागृत कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यशाला में लगभग 30 बच्चे 5 दिनों तक सीखेंगे। अंतिम दिन उनकी प्रस्तुति भी होगी। कार्यशाला समापन के पश्चात कलाकार का मंच प्रदर्शन भी होगा। सिडबी लखनऊ और स्पीक मैके के बीच में एक MOU होने वाला है, जिसमें कि हम आने वाले महीनों में अब से लेके और फरवरी तक वोकल, तबला और शहनाई पे प्रयोगशालाएं करेंगे, जो कि 5 दिन होंगी प्रयोगशाला, और छठे दिन जो है उसकी परफॉर्मेंस होगी हर स्कूल कॉलेज में, जिसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं बनारस के स्कूल कॉलेज सब में हम इनके प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद फिर तबला और फिर शहनाई पे ही ऐसी ही प्रयोगशालाएँ होंगी। 8 प्रयोगशाला हर कला की होगी और टोटल 24 प्रयोगशाला होगी। और आखिरी में एक परफॉर्मेंस फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में, जैसा भी उस समय मौसम होगा, आपको मालूम है कई बार बड़ा घना कोहरा हो जाता है, तो उस हिसाब से मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट वीक में लास्ट परफॉर्मेंस हम 80 घाट पे करेंगे, जिसमें तीनों विधाओं के अच्छे से अच्छे कलाकार को बुला के बनारस के स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के जो पेरेंट्स हैं हमारे, यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको भी हम बनारस घराने के बारे में बताएं। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी वर्णा शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को भेलुपुर स्थित एक होटल में बनी ठनी राजस्थानी मेला लगाया गया। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी वर्णा शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को भेलुपुर स्थित एक होटल में बनी ठनी राजस्थानी मेला लगाया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी भारतीय पाठक विशिष्ट अतिथि किरण सराफ, भारतीय पाठक संस्था के अध्यक्ष रीता अग्रवाल और सचिव आयुषी अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान चीफ गेस्ट भारतीय पाठक ने कहा कि पारिवारिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास के लिए यह अत्यंत सुखद है कि आज महिलाएं व्यवसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। परिवार के ऋण माने जाने वाली महिलाएं और सशक्त व आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रही है। कुछ दशक पहले तक जिन महिलाओं की दुनिया चौखट के अंदर ही हुआ करती थी, वह अब अपने संस्कार, दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास, कठिन परिश्रम व हुनर के बल पर दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। आज का आयोजन महिलाओं की उसी संस्कार, दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास, कठिन परिश्रम व हुनर की एक झलक है। मेले में महिलाएं और युवतियां राजस्थानी वेशभूषा में बंधन कराई थी, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसमें मुख्य आकर्षण कोलकाता की राखियां, लखनऊ की चिकन कुर्ती व सूट साड़ियां, बनारस की शिफॉन साड़ियां, जयपुर की बंदेज साड़ियां,
मथुरा के भगवान के रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण, हस्त निर्मित सामान, बेकरी, बच्चों के खिलौने, गिफ्ट आइटम, पापड़, मंगोड़ी, अचार रहे। महिलाओं ने डिजाइनर ड्रेस के साथ ज्वेलरी, साज सज्जा के सामानों के स्टॉलों पर खरीदारी की। मेले में 40 स्टॉल लगाए गए थे। आज हमारा ये पारंपरिक मेला है, राजस्थानी मेला, जिसका नाम है बनी ठनी। इसका हम लोगों ने आयोजन किया है। ये मेला मुख्य रूप से समाज सेवा से रिलेटेड है। जो भी इसमें से हम लोग फंड करते हैं, इससे हम लोग सोशल वर्क करते हैं। और इस मेला में राखियाँ, सूट, साड़ियाँ और गिफ्ट आइटम, पर्से, बेकरी के आइटम, हर तरह का आइटम है। स्वामी करपात्री महाराज के 115वें प्राकट्य उत्सव पर 27 दिनों तक विविध आयोजन होंगे। वह प्राकट्य उत्सव पर धर्म संघ में राम कथा का भी आयोजन होगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 115वें प्राकट्य उत्सव इस वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। प्राकट्य उत्सव का शुभारंभ 16 जुलाई से अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वाधान में होगा। इस अवसर पर जोधपुर, राजस्थान से पधारे प्रख्यात कथावाचक संत मुरलीधर जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा श्रवण कराई जाएगी। उक्त जानकारी दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्राकट्य उत्सव के स्वरूप को विस्तार दिया गया है, जिसका शुभारंभ श्री राम कथा से होगा। कथा 16 जुलाई से 12 अगस्त तक नियमित प्रातः 9:30 बजे से मणि मंदिर के बगल में बने भव्य पंडाल में आयोजित होगी। धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी के पावन सानिध्य में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री पांडे ने कहा कि धर्म संघ में श्रद्धालुओं के कथा श्रवण के लिए अत्याधुनिक जर्मन हैंगर तकनीक युक्त पंडाल बनाया गया है, जिसमें 10,000 श्रद्धालु कथा श्रवण कर सकेंगे। कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी के माध्यम से भी किया जाएगा। कथा में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न कोने से लगभग 300 दंडी सन्यासी धर्म संघ पहुंच गए हैं। उसके अलावा 200 वेद पाठी ब्राह्मण भी कथा श्रवण करेंगे। 27 दिवसीय श्री राम कथा है और इसी दौरान विविध आयोजन होते रहेंगे। करपात्र प्राकट्य महोत्सव के दौरान जो होते रहे हैं, करपात्र दीपावली हुई या करपात्र रत्न, करपात्र गौरव सम्मान हुआ या गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा हुई, तो ये सब होते रहेंगे। यह जो श्री राम कथा है ये 27 दिवसीय है। वो कल से प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई से। उसका समय है प्रातः 9:30 से मध्याह्न के 1 बजे तक। लगभग कितने भक्त आएंगे इस आयोजन में? इसमें लगभग 10,000 लोग रोज श्रवण करेंगे कथा। उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। विशेष लोग आने वाले, अब विशेष लोग आते रहेंगे, जिनकी बहुत ही विशिष्ट लोग आने वाले हैं, लेकिन जिनकी सूचना मिलती जाएगी वो आपको हम बताते जाएंगे। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और कई 100 लोग स्थायी रूप से, लगभग 400-500 लोग स्थायी रूप से काशी में रुक करके कथा सुनने वाले हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।